हेलो, वेलकम टू रिवॉल्यूशनाइजिंग यूपीएससी चैनल। और इस चैनल पर बीपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए ऑलरेडी मैं वीडियोस लेकर आ रहा हूँ आप सभी के लिए, जो एग्ज़ाम आने वाला है अक्टूबर और नवंबर महीने में। इसमें करंट अफेयर्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और एक नए तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जनरली आपको मैगजीन्स में क्या दिखता है कि वन लाइनर्स दिए होते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर मैं वन लाइनर्स को बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट और स्टैटिक पार्ट से लिंक करके बता रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने इस पे अगस्त महीने का वीडियो बना दिया है। आप जाकर ये ऊपर जो लिंक फ्लैश कर रहा है या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। अगस्त के बाद ये जुलाई मंथ का मैंने बनाया है। इसमें जनरली मैं वही चीज़ें इंक्लूड करना चाह रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। इंटरलिंक कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट को सिलेबस के साथ, और जनरली ये रिवीजन सोर्स के तौर पर आप इसका करंट अफेयर्स सीरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बता दूं कि एग्जाम से पहले पूरे 8 से 10 महीने के करंट अफेयर्स एग्जाम से पहले मैं रिलीज कर दूंगा अपने चैनल पर। आपको जो भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आइए मैं अपने चैनल के बारे में बता दूं। ये यूपीएससी से रिलेटेड और स्टेट सिविल सर्विस से रिलेटेड एक चैनल है जहां पर ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट है। यहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन पे आप जाइएगा तो आपको दिखेगा कि बीपीएससी और यूपी पीसीएस के ऑलरेडी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है जिसमें मैं ये एडुटेरिया का वीडियो जो मैगजीन है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपने तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिखेगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स जब का एग्जाम हुआ था जब 2024 में, तो जनरली यहाँ पर मेरे बनाए गए वीडियोस से काफी ज्यादा चीजें पूछी गई थी। क्वेश्चंस आए थे रिपीट। अगर आपको यकीन नहीं है तो ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है उस पर आप जाकर चेक कर सकते हैं, जिससे ऑलरेडी बहुत लोगों को मदद मिला था। प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाकर आप ये जो भी येलो कलर से हाईलाइटेड हैं वो आप जाकर चेक कर सकते हैं। इनमें इनसे आपको मदद मिलेगा अगर आप यूपीएससी या बीपीएससी या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। जुलाई का जो पहला न्यूज है वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज 3 बुक्स। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मोदी साहब अगर कुछ करेंगे तो जनरली वो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सीएम ये सब चीज जो फर्स्ट टाइम करेंगे या फिर जो भी हाईलाइटेड चीज होता है ना, वो एग्जाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे वेंकैया नायडू जी जो पहले राज्यसभा के चेयरमैन भी थे, उनके मतलब उनके लिए बुक को रिलीज किया गया, लाइफ इन सर्विस महानेता सेलिब्रेटिंग भारत। तो आपको यहाँ पर बस ये 3 चीजें याद रखनी है। देखिए उठाकर डाल देगा डायरेक्ट कि महानेता क्या है, तो आप वहां पर कंफ्यूज हो जाएगा। तो जनरली ये बुक है जो वेंकैया नायडू अ, जी के ऊपर रिलीज किया गया है। वैसे ही लाइफ इन सर्विस और सेलिब्रेटिंग भारत, ये तीनों के तीनों जो किताबें हैं, आपको वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं ये इंडिया के। आपको पता है राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट भी वही होते हैं। तो जनरली ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, साइंटिस्ट ने ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये देखिए ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक हॉर्न फ्रॉग को डिस्कवरी किया है। अब जनरली आप देखिएगा तो फ्रॉग जो होते हैं हॉर्न्ड नहीं होते, मतलब उनके ऊपर सिंग नहीं होता है, लेकिन ये जो फ्रॉग है जो मेढक है इसके सर पर सिंग है। और जनरली ये जो ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके बारे में आपको जानना जरूरी हो जाता है। ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में है, अरुणाचल प्रदेश। आपको पता है जब मैं मैप की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है हमारा वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपको ही पता है कि ऊपर से जो नदी अंदर की तरफ बहती है नामचा बड़वा के पास जब मुड़ जाती है और इंडिया में प्रवेश करती है, वो नदी कहलाती है ब्रह्मपुत्रा। और ब्रह्मपुत्रा जो नदी है उसके काफी ज्यादा ट्रिब्यूटरीज हैं देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में, और उन्हीं ट्रिब्यूटरीज के आसपास बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क सिचुएटेड है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए। आजकल जो एग्जाम का पैटर्न हो गया है बीपीएससी या फिर यूपी पीसीएस का, वो यूपीएससी को फॉलो कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंट सेक्शन में हमें न्यूज के तह तक जाना पड़ेगा और हर चीजें को इंटरलिंक करके पढ़ना होगा। इसीलिए मैं ये सीरीज आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आपको ये सीरीज सही में हेल्प कर रही है और मदद कर रही है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड जो सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट पे ये पाया जाता है, मैं आपको बता दूं सुबनसिरी भी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। ये इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, इस वीडियो को ध्यान से सुनते जाइएगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद अपाटानी ट्राइब कर कर है जो इम्पोर्टेंट ट्राइब है जो अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके अलावा सब ट्रॉपिकल और एल्पाइन फॉरेस्ट आपने पढ़ा होगा। जनरली इंडिया जो है अगर हम देखेंगे तो इंडिया इक्वेटर से ऊपर है, यानी भूमध्य रेखा से ऊपर है। और इक्वेटर से ऊपर होने के कारण बीच से जो इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा गुजरती है, जो वो इंडिया को 2 भाग में बांटती है, एक नॉर्थ इंडिया और एक साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया का जो पार्ट है, ये जो ट्रायंगल वाला पार्ट आपको दिखता है प्रायद्वीपीय जो पेनिनसुलर इंडिया है, ये जनरली ट्रॉपिकल जोन होता है, यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं।
एवरग्रीन फॉरेस्ट आपने सुना होगा। वैसे ही ऊपर वाला जो रीजन है वहाँ पे जनरली सब ट्रॉपिकल रीजन है, वहाँ पे सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी है कि इंडिया का जो ये नॉर्थ ईस्ट वाला सेक्शन है यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल जो है वो ज़्यादा होता है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे सब ट्रॉपिकल भी पाए जाते हैं, याद रखिएगा, और ट्रॉपिकल भी पाए जाते हैं, और एल्पाइन भी पाए जाते हैं। एल्पाइन कौन से फॉरेस्ट होते हैं? जनरली एल्पाइन आपको इस तरह के ट्रीज देखते होंगे जो माउंटेन पे होते हैं, जो पतले पतले ट्रीज होते हैं, जिनकी जो शार्प होते हैं ना, बाक्स होते हैं। जनरली वो बाक्स जो होते हैं वो जनरली आपके पतले होते हैं, तो जो स्टेम आप कह सकते हैं, तो जनरली वही होता है। अब इसमें आपको याद रखना है कि ये जैसे रोडोडेंड्रॉन एक स्पीसीज है ट्रीज का, बैम्बू ऑर्चिड्स ये सब पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये जनरली ये जो ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पर पाए जाते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश को थोड़ा डिटेल से देखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे करके इंटर करती है, और जनरली ये जो ब्रह्मपुत्र नदी इंटर कर रही है तो इसके बहुत, या फिर असम में चली जाती है, और असम में भी इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे लोहित है। अब जनरली यहाँ पे आपको दिखेगा दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है अरुणाचल प्रदेश में। अब उसके बाद आपको दिखेगा कामलांग टाइगर रिजर्व, ये है अरुणाचल प्रदेश में। फिर आपको दिखेगा नामदफा टाइगर रिजर्व, ये है अरुणाचल प्रदेश में। ये दिखेगा मौलिंग नेशनल पार्क, ये है अरुणाचल प्रदेश में। तो जनरली आपको इस एग्जाम के लिए ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आपको याद रखने हैं नाम, क्योंकि वो डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे कि कामलिंग जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है। तो ये लोहित नदी और नामदफा के बीच में है, और ये कामलिंग जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश में। वैसे ही नामदफा जो है वो कहाँ पे है? तो नामदफा आपका मिशमी और पटकाई रेंजेस, जब आप इंडिया का फिजिकल मैप पढ़ते हो तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे रेंजेस पाए जाते हैं, जैसे मेघालय में आपका खासी जयंतिया ये सब हिल्स पाए जाते हैं, वैसे ही अरुणाचल प्रदेश में आपके मिशमी, पटकाई, बरेल रेंजेस मणिपुर में इस तरह से पाए जाते हैं। तो ये सब रिवाइज करके आपको जाना पड़ेगा। इसके अलावा नामदफा टाइगर रिजर्व में जो इम्पोर्टेंट चीज मिलता है वो है, जानवर है स्नो लेपर्ड। और स्नो लेपर्ड जो इम्पोर्टेंट जानवर है, इसका आईयूसीएन स्टेटस आपसे पूछ सकता है, तो ये याद रखिएगा, ये वल्नरेबल है। वैसे ही नामदफा में एक इम्पॉर्टेंट स्पीसीज मिलती है, गिलहरी, स्पेशल टाइप की गिलहरी जिसे बोलते हैं नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल। इसका भी आयुषन स्टेटस आप देख लीजिएगा। वैसे ही पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व यहाँ पर है, ये असम के एकदम बॉर्डर पे आपको दिखेगा, असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर। और पक्के के साउथ में जाइएगा तो नामेरी टाइगर रिजर्व आएगा, जो कि असम में है। तो याद रखिएगा ये चीज। पक्के जो है वो कामेंग कामेंग नदी के ऊपर है। वैसे ही कामलिंग जो मैंने आपको बताया, कामलिंग टाइगर रिजर्व, वो लोहित नदी पर है। और मौलिंग नेशनल पार्क जो है, येलो से हाईलाइट करना मैं भूल गया, मौलिंग नेशनल पार्क आपको यहाँ पे दिखेगा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में, और दिहांग और दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व के पास है। ये दिहांग और दिबांग भी जो नदियां हैं अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। जनरली ये ब्रह्मपुत्रा की सभी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इतना इन्फॉर्मेशन से लोड किया मैंने आपको। तो अरुणाचल प्रदेश के अगर टाइगर रिजर्व और ये नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपसे पूछता है तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जो न्यूज़ है, वो है कि एयर इंडिया ने अनाउंस किया है टू सेटअप साउथ एशिया लार्जेस्ट फ्लाइंग स्कूल। अब ये कहाँ पे है? तो अमरावती पे। अमरावती में जनरली इसे फर्स्ट साउथ एशिया का लार्जेस्ट फ्लाइंग स्कूल बनाया जा रहा है। अमरावती से हमें याद क्या आता है? अगर हम सिविल सर्विसेज में बात करें तो अमरावती से हमें याद आता है बुद्धास के आर्ट फॉर्म, जैसे मथुरा का बुद्धास फेमस है आर्ट फॉर्म, वैसे ही आपका अमरावती का भी फेमस है। अमरावती में व्हाइट मार्बल का यूज होता था। अमरावती एक बुद्धिस्ट साइट भी रहा 5th सेंचुरी बीसी। आपको पता होगा, आपने अगर बुद्धिज्म सही से पढ़ा होगा, तो इंडिया का ये नक्शा है, और बिहार में बुद्धिज्म जन्म लिया था, और बिहार से जब ये साउथ गया आंध्रा की ओर, तो जनरली ये अमरावती जो जगह है वहां पर काफी ज्यादा फैला था। इसके बाद जब हम देखते हैं तो यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह एंड गुजरात चीफ मिनिस्टर सहकार से समृद्धि प्रोग्राम लेकर आए हैं। सॉरी फॉर माय वॉइस, थोड़ा बैठ रहा है। तो ये गुजरात से रिलेटेड है, तो ज्यादा बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको नाम याद रखना है। सहकार से समृद्धि अगर पूछेगा तो गुजरात। फिर है आपका उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पास द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिल। अब ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिल, ये उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स। ये क्या है? निर्माण करके, जनरली ये टूरिज्म, सॉरी, टेक्सटाइल, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड है। तो निर्माण जनरली क्या है कि अगर आपको इकोनॉमी बढ़ानी है, अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ानी है, बेहतर करनी है बाकी राज्यों से भारत में, तो जनरली आपको ये स्कीम के तहत
प्रमोशन इन्वेस्टमेंट का करना पड़ेगा अपने स्टेट में कि आइए हमारे स्टेट में, आइए राज्य में, आइए निवेश करिए। तो इस पे उत्तर प्रदेश ध्यान दे रहा है, लेकिन बिहार में सिर्फ जाति, यही सब चीज़ों पे ज़्यादातर ध्यान हो रहा है। बिहार में डेवलपमेंट हो रहा है, पर एज यूपी में जो अगर हम तुलना करें कि निवेश से, इकोनॉमी से, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है। तो याद रखिएगा, यूपी चौथा ऐसा राज्य बना है भारत का। पहले 3 राज्य जो ऑलरेडी निर्माण स्कीम वहाँ पे है, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटका है। इसके बाद अगर ऐसा हो जाएगा तो $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनेगा उत्तर प्रदेश। अब देखिए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया है कि भगवत गीता को कोर्स में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आइए नेक्स्ट पे देखते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिएगा कि ये जो डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट से क्वेश्चन आता है कि कौन सा डिपार्टमेंट ने क्या शुरुआत किया। और ये दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति जो है ना, ये भुवनेश्वर में ओपन किया गया है। किन लोगों के लिए ओपन किया गया है? तो ये दिव्यांजन के लिए ओपन किया गया है। देखिए राइट हैंड साइड में मैंने लिखा है, यहाँ पर दिव्यांजन जो होते हैं ना, वो जनरली फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं या फिर उन्हें किसी तरह का डिसेबिलिटी होता है। तो जनरली डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का एक कोलैबोरेशन हुआ है। ये जो मिनिस्ट्री है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये कोलैबोरेट किया है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटीज, दिव्यांजन से। और साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नेशनल दिव्यांजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनडीएफडीसी के साथ कोलैबोरेशन किया गया है। और साथ में ये दिव्य 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 कला मेला एंड दिव्य कला शक्ति, इसका निर्माण किया गया, ताकि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो टैलेंट्स छुपा है दिव्यांजन में, उनको उजागर करने का। जैसे आपने देखा होगा कि अभी पैरा ओलंपिक्स में भी काफी हमें ये चीज देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है आपको देखने को मिलेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक्स ऑफ एशियन कंट्रीज विल कोलैबोरेट अंडर प्रोजेक्ट नेक्सस। तो आपसे डायरेक्ट पूछ देगा कि प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है। तो प्रोजेक्ट नेक्सस कुछ नहीं है, आरबीआई और आपका एशियन कंट्रीज के बीच का एक, एशियन कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक्स है, फॉर एग्जांपल एशियन कंट्रीज में बहुत सारे कंट्रीज आते हैं, साउथ ईस्ट एशिया के, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशन में, कि जनरली जो हैं ये कंट्रीज आपके यहाँ पे आते हैं। और ये कंट्रीज जो साउथ ईस्ट एशिया के आते हैं, उनके जो सेंट्रल बैंक है, फॉर एग्जांपल इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है? इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई। वैसे ही आपको देखने को मिलेगा कि जनरली अलग अलग कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक है, वो साथ में आकर प्रमोशन करते हैं अपना क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट। फॉर एग्जांपल इंडिया से अगर हमें दूसरे कंट्री में, भूटान या फिर अलग किसी कंट्री में रिटेल बैंकिंग करना है, तो उसके लिए कोलैबोरेशन जरूर जरूर मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोजेक्ट नेक्सस जो है। और ये जनरली आपको देखने को मिलेगा कि मल्टीलैटरल इंटरनेशनल इनिशिएटिव है टू enable instant क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट बाय इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सिस्टम। तो अब डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सिस्टम इंडिया में, मैं आपको इसका थोड़ा हिस्ट्री बता दूं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। इंडिया में पहले यूपीआई नहीं था उतना ज्यादा, आपको भी पता है कि डीमोनेटाइजेशन, हाँ डीमोनेटाइजेशन के बाद यूपीआई पेमेंट्स ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। उससे पहले जनरली जो पेमेंट सिस्टम थे वो आपके थे आरटीजीएस और एनईएफटी का यूज होता था ज्यादातर, आईएमपीएस का भी होता था। ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है और ये एनईएफटी है। वैसे ही यूपीआई जो है आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जनरली ये जो है यूपीआई, इसका इस्तेमाल अब होने लगा है। ये इसलिए क्योंकि डिजिटली हम किसी को पैसा भेज सकते हैं। आपने देखा होगा पेटीएम आप करते हैं, फोन पे करते हैं। तो जनरली आपको याद क्या रखना है, इसमें आपसे पूछ सकता है कि यूपीआई डेवलप कौन किया है, तो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसने किया है। वैसे ही आईएमपीएस को किसने बनाया? तो एनपीसीआई ने बनाया। वैसे ही रुपे क्रेडिट कार्ड के ऊपर, डेबिट कार्ड के ऊपर अपने एटीएम में जाएगा तो दिखेगा आपको रुपे लिखा हुआ, वो सब का इजाद किसने किया है? तो एनपीसीआई ने किया है। और आरबीआई ने क्या किया है? तो आरटीजीएस और एनईएफटी, ये पुराने टेक्नोलॉजीज है जो यूज होते थे पेमेंट सिस्टम के। लेकिन अब फास्ट पेमेंट का जमाना आ गया है, पॉकेट से मोबाइल निकालिए और पेमेंट पेटीएम कर दीजिए। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है। वैसे ही आपको देखने को मिलेगा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। अब ये बीआईएस जो है, ये है आपका सभी जितने भी कंट्रीज है ना, और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के सेंट्रल बैंक से, इंडिया का आरबीआई हो गया, पाकिस्तान का कुछ होगा, तो वो सब मिलके बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स बनाते हैं। और इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही आपको एक चीज और इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि इंडिया का यूपीआई बहुत सारे कंट्रीज ने अडॉप्ट किया। तो वैसे ही जो पहला कंट्री था इंडिया का यूपीआई अडॉप्ट करने का, वो भूटान था। वैसे ही भीम यूपीआई जो है एक ऐप है
जनरली यूपीआई का, और इसको अडेप्ट किया था पहली बार सिंगापुर ने। तो यहाँ तक आपको चीजें पता चल गई। अब नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो बिहार गवर्नमेंट ने एक बगहा सिटी यानी बगहा को डिस्ट्रिक्ट बनाने का, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट बनाने का 2025 तक का फैसला किया है। बहुत दिनों से मांग चल रही थी। इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो पश्चिम चंपारण है, और पश्चिम चंपारण में ही बगहा डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन करने की बात चल रही है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे है, तराई रीजन में, और गंडक नदी यहाँ से बहती है। ये याद रखिएगा। जनरल तौर पर भी देखा जाए तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का जो एरिया है ना, वहाँ पर आपको ट्राइबल्स लोग मिलेंगे। और जनरली वो जो एरिया है वहाँ की संस्कृति जो है, कल्चर जो है, वो डिफरेंट है बाकी बिहार के रीजन से। इसलिए भी डिमांड थी कि कहीं ना कहीं बगहा को एक डिस्ट्रिक्ट को उपाधि दी जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री, और इसी से आपको ये भी याद रखना चाहिए कि अभी 38 जिले जो हैं, अगर बगहा को मिल जाएगा इन फ्यूचर तो वो 39th हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस, ये हो गया। दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति, ये मैंने आपको बताया। दिव्यांगन जो है आपके, उनके लिए था ये। नेक्स्ट, रिजर्व ऑफ बैंक ऑफ इंडिया भी मैंने आपको बताया, ये दिव्यांजन के लिए था। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी शायद मैंने आपको बता दिया, सेंट्रल बैंक्स ऑफ एशियन कंट्री, राइट, हाँ। इसके बाद एशियन कंट्रीज याद रखिएगा, 10 कंट्रीज जो आते हैं साउथ ईस्ट एशिया के। इसमें आपके लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपींस, और ये सब कंट्रीज जनरली आती है। इसके बाद देखिएगा, बिहार गवर्नमेंट अनाउंस टू मेक बगहा सिटी, ये भी मैंने कर दिया। अब नेक्स्ट जो है, मैंगो फेस्टिवल वाज organized in उत्तर प्रदेश which was inaugurated by चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। अब ये इम्पोर्टेंट एक मैंगो फेस्टिवल था यूपी में। यूपी पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये फिर से, क्योंकि यहाँ देखिए यूपी में बहुत किस्म के मैंगोज पाए जाते हैं, दशहरी, हापुड़, अलग अलग किस्म के मैंगोज पाए जाते हैं। और जनरली दशहरी जो आम है वो काफ़ी फेमस है लखनऊ का। और ये दशहरी आम जो है ना आपका, ये फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट किया गया शायद यूएस में। तो ये सब कुछ चीज़ें याद रखिएगा। इवन इनफैक्ट बहुत सारे कंट्रीज में, मलेशिया, मॉस्को, दुबई, बहरीन, यूएस, अलग अलग कंट्रीज में मैंगोज का एक्सपोर्ट हुआ है। और इसका इनोग्रेशन खुद सीएम ने किया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे देख के जाइएगा। और जापान, मलेशिया देखिए यहाँ पे लिखा भी है। और लखनऊ फेमस दशहरी मैंगो एक्सपोर्टेड टू द यूएस। इसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज अनाउंस फ्री हायर एजुकेशन फॉर गर्ल्स। तो फ्री हायर एजुकेशन फॉर गर्ल्स फ्रॉम ईडब्ल्यूएस सेक्शन जो है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो आता है, एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस जिसमें ओबीसी आते हैं, तो इन दोनों सेक्शंस के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फ्री हायर एजुकेशन फॉर गर्ल्स किया है। खैर, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान एंड मध्य प्रदेश साइन एमओयू फॉर पार्वती, काली सिंध, चंबल रिवर। अब देखिए फिर से इस, अभी तक जितने करंट अफेयर्स आए हैं ना जुलाई में, बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट, पर्यावरण रिलेटेड करंट अफेयर्स, समसाइकी देखने को मिल रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, चलिए अच्छी बात है। चंबल रिवर आपको पता है यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। यमुना नदी से निकलती है चंबल, और ये देखिए रास्ता कुछ इस तरह भिंड होते हुए ये रास्ता अपनाती है। और चंबल रिवर की काफी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे काली सिंध आपको दिखेगी यहाँ पर, ये है काली सिंध। वैसे ही आपको दिखेगी पार्वती, ये देखिए पार्वती। तो जनरली केन बेटवा आपको मैंने पुराने वीडियो में बताया था इसी सीरीज की, केन बेटवा फर्स्ट इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट है इंडिया का। और दोनों जो है केन बेटवा, ये केन नदी है, ये बेटवा नदी, दोनों यमुना की ट्रिब्यूटरी है। सिंध एक नदी है, याद रखिएगा, वो भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। काली सिंध और पार्वती जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और जनरली ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के आसपास बहती है। तो अभी देखिए राजस्थान जो एरिया है ना पूरा, आप अगर मैप पे देखिएगा इंडिया का जो ये एरिया है, ये दिस इज राजस्थान, राइट। तो इस तरह से आपको दिखेगा। तो ये जो एरिया है यहाँ पे, ईस्टर्न राजस्थान जो है ये वाला, और वेस्टर्न राजस्थान है। इस रीजन में जनरली आपको दिखेगा कि पानी की कमी है, डेजर्ट होने का। लेकिन जो नीचे वाला रीजन है ना, मध्य प्रदेश से जो बॉर्डर लगता है जनरली ये वाला, यहाँ पर नदियां हैं, काली सिंध, पार्वती, ये सब चंबल की जो ट्रिब्यूटरी है, तो इन्हीं के पानी को उठाकर वापस इन एरियाज में दिया जा रहा है। इस एमओयू के तहत ये साइन किया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी के ट्रिब्यूटरीज है, याद रखिएगा। और काली सिंध जो रिवर है वो चंबल को कहाँ पे ज्वाइन करती है, तो कोटा जो फेमस राजस्थान का, आप लोगों ने कोटा फैक्ट्री देखा होगा,
तो कोटा एक फेमस एजुकेशन हब है। और जनरली काली सिंध और पार्वती दोनों जो नदियां हैं वो विंध्या रेंजेस से निकलती हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि भारत का नक्शा पे कि विंध्याचल की पर्वतें और नीचे सतपुड़ा की पर्वतें और बीच में कौन सी नदी बहती है आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। नेक्स्ट हम चलते हैं अ, राजस्थान मध्य प्रदेश हो गया, हाँ। रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड टू न्यू स्पीसीज ऑफ स्पाइडर इन द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट ये भी मैंने आपको पुराने वीडियोस में बताया था, ये भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पर वेस्टर्न घाट्स पाए जाते हैं। तो जनरली वेस्टर्न घाट्स जो है वहाँ सबसे पहले आपकी मॉनसून पहुंचती है 1 जून को केरल में। तो जनरली मॉनसून घाट सॉरी जनरली आपके वेस्टर्न घाट्स जो है वहां पर 2 न्यू स्पीसीज ऑफ स्पाइडर पाए गए हैं और वो नामकरण जो उनका होने वाला है दे विल बी नेम्ड आफ्टर एम एस स्वामीनाथन। तो एम एस स्वामीनाथन से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कौन थे। तो ही वॉज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, जो हरित क्रांति हुई भारत में 70 के दशक में। आपको भी पता है कि इंडिया को जो सरप्लस बनाया गया तो जनरली इनके बदौलत ही बनाया गया। इन्होंने बहुत ही योगदान दिया कृषि के क्षेत्र में, जेनेटिक वेराइटीज ऑफ क्रॉप, मेज, वीट ये सब लेकर आए। इसके बाद जो न्यूज है, राजस्थान हैज बिकम सॉरी ये स्किप हो गया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बीएसएफ ऑर्गेनाइज अ गो विथ ए ट्री प्लांटेशन। तो ये याद रखिएगा कि बीएसएफ जो हमारी फोर्सेस है उन्होंने गो विथ ट्री करके ट्री प्लांटेशन कैंपेन का उद्घाटन किया। और ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया एक्चुअली, और ये कहाँ पे किया, श्रीनगर में किया आपका, इन कोलैबोरेशन विद एसबीआई। राजस्थान हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट अ रोड सेफ्टी एक्शन प्लान। तो ये फर्स्ट स्टेट है। तो फर्स्ट जो भी आता है इंडिया में इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेशनल न्यूज है, तो देख लीजिएगा। इसके बाद आप देखिएगा ईस्टर्न इंडिया फर्स्ट दिव्यांग यूनिवर्सिटी। इससे पहले दिव्यांग का हमने देखा था कला मंदिर और उड़ीसा वाला भुवनेश्वर वाला, एक और आ गया दिव्यांग यूनिवर्सिटी फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट। देखिए इंडिया का पहला दिव्यांग होने वाला, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पर, तो झारखंड में। उसके बाद 16th फाइनेंस फाइनेंस कमीशन जो है कंस्टिट्यूटेड 5 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल हेडेड बाय पूनम गुप्ता। तो किसने हेड किया है इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे वन लाइनर्स आजकल नहीं पूछ रहा है लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते। पूनम गुप्ता ने हेड किया। आपको पता है अभी तक 15th फाइनेंस कमीशन आ चुकी है। 16th फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट आएगी उसमें जो अहम मुद्दा होगा वो लोकल बडीज के ऊपर, यानी जो म्यूनिसिपैलिटीज है और पंचायत हैं इनके ऊपर शेयर देना उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू का, और साथ साथ ग्रांट्स देना, ग्रांट्स इन एड्स फॉर रेवेन्यूज टू द स्टेट्स एंड द लोकल बॉडीज। उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट पे भी हमें अहम रोल प्ले करना है। तो ये याद रखिएगा। और ये आर्टिकल किस में आता है, तो 280 भारत का संविधान में, या अनुच्छेद 280 में आता है, याद रखिएगा फिनेंस कमीशन। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड द कंट्रीज फर्स्ट साइंटिफिक डीप ड्रिलिंग मिसिंग। तो ये कहाँ पे किया है, तो कोयना। और कोयना आपको देखने को मिलेगा कि ये जो नदी है वो महाबलेश्वर एक जगह है महाराष्ट्र में, पुणे के पास, वहां से 2 नदियां निकलती है, एक कृष्णा और एक और कोयना। ये दोनों महाबलेश्वर से निकलती है और आगे जाके कराड़ एक जगह है वहां पे जाके मिलती है। तो ये याद रखिएगा कोयना नदी के बारे में। एक यहाँ पे छूट गया, रिसेंटली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी अनाउंस द लॉन्च ऑफ ए सेंटर फॉर हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन। इससे मुझे एक चीज याद आ गया, अजंता और एलोरा टेम्पल्स। जहाँ पे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन सा अजंता एलोरा में से जहाँ पे तीनों आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो वैसे ही यहाँ पे जेएनयू ने इसकी शुरुआत की है, लॉन्च द सेंटर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए द फेमस जगन्नाथ रथ यात्रा। ये तो सभी को पता है, पूरी ओडिशा, इतना इजी पूछेगा नहीं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड आईएनएस। देखिए मोदी साहब से रिलेटेड आ गया भाई, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये मोदी साहब ने क्या किया, फिर से इनॉग्रेट कर दिया। देखिए आईएनएस टावर्स का, ये जनरली मीडिया से रिलेटेड है। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी इन मुंबई, आईएनएस, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, मीडिया से रिलेटेड पूछा जा सकता है। आईएनएस टावर्स कहाँ पे उद्घाटन किया, मुंबई में। इसके बाद आईआईटी दिल्ली एंड प्रसार भारती ने कोलैबोरेशन किया है, 2 दिन का रोबोट कंपटीशन किया है। जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ है इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये दोनों न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पर डीडी रोबोकॉन, यानी रोबोटिक्स टाइप का, रोबोट से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कहाँ पर, दिल्ली में। और किसने किया है, साथ में संयोजक कौन कौन है, तो दिल्ली, आईआईटी दिल्ली और प्रसार भारती। इसके अलावा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज इनॉग्रेटेड द प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस इन 15 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट।
ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है देख लीजिए। इंडियन ऑयल लॉन्च्ड हाई स्पीड कार रेसिंग फ्यूल स्टॉर्म एक्स। तो आपसे डायरेक्ट पूछ देगा स्टॉर्म एक्स क्या है। तो इंडियन ऑयल ने लॉन्च किया हाई स्पीड कार, और ये कहाँ पर, तो पारादीप रिफाइनरी। ये भी आपकी उड़ीसा में। तो उड़ीसा से भी दो तीन न्यूज़ इस जुलाई में अभी तक देखने को मिल गया है। स्टॉर्म एक्स हो गया आपका। जनरली 1 से 10 जुलाई या 12 जुलाई के आसपास का हमने कवर कर लिया है। लॉन्ग वीडियो हो जाता है, इसलिए मैं अभी यहीं पर रुक रहा हूँ। आगे नेक्स्ट जो जुलाई का एक और वीडियो लेके आऊँगा उसमें कंप्लीट कर दूंगा। तो 1 अगस्त की वीडियो ऑलरेडी बना दी है, लिंक फ्लैश हो रहा है, उस पर जाके आप देख सकते हो प्लेलिस्ट का। और ऑलरेडी मैं लिंक दे दूंगा कमेंट सेक्शन में। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब शेयर करिए ताकि और लोगों को पता चले इस चैनल के बारे में। और देखिए ये मैप है, फिजिकल मैप। यहीं पर मैं बता रहा था आपको कि कृष्णा नदी जो जनरली डेल्टा बनाती है, यहाँ पर देखिए कृष्णा नदी और कावेरी नदी यहाँ पे डेल्टा बनाती है इसके आसपास। और यहीं पर कृष्णा ऐसे महाबलेश्वर के पास निकलती है और ऐसे बहते हुए आती है जनरली। और यह महाबलेश्वर पुणे के आसपास है इस मैप में। और मैंने आपको बता रहा था पहले भी कि विंध्या रेंजेस है और सतपुरा रेंजेस है, बीच से जो नदी निकलती है वो नदी का नाम मैंने आपसे पूछा। इसके अलावा मैप में आपने देखा उड़ीसा, भुवनेश्वर में पुरी का न्यूज़ आया, भुवनेश्वर ये सब आया। इसके अलावा बहुत सारी नदियों से रिलेटेड इस आर्टिकल में, इस वीडियो में देखने को मिला, जैसे चंबल की नदियाँ। इस रीजन में आपको पता है कि काली सिंध और पार्वती जो चंबल की ट्रिब्यूटरी है ये बहती है। गंडक आया था, आपको याद रहे गंडक इंपॉर्टेंट है अगर बीपीएससी और यूपी का एग्जाम आप देने वाले हैं तो। गंडक यूपीएससी ने भी पूछा है, ये आपसे पूछ सकता है। और गंडक नदी के किनारे ही आपको देखने को मिलेगा। गंडक गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है और यूपी बिहार दोनों में बहती है, याद रखिएगा। और गंडक पश्चिम चंपारण में बहती है, और आपको याद रखिएगा एक ही जिला में शायद बहती है, और बिहार के। और गंडक जो है उसके किनारे जो इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ टाइगर रिजर्व है, सेंचुरी है, वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो भारत का एकमात्र जो पश्चिम चंपारण की सेंचुरी है। तो याद रखिएगा ये सब चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।